अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने जो क्लास हुई थी फिज़िकल, उसमें हमने स्टैक जो है उसके बारे में जो है डिस्कशन की थी। स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन हमने डिस्कस की थी और जो है स्टैक की दो इम्प्लीमेंटेशन, एक जो है लिंक बेस्ड यानी यूजिंग पॉइंटर्स, और एक एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन जो थी स्टैक की वो हमने देखी थी और उसको फिर समझा भी था। उसको बोर्ड पे जो है उसको हमने जो है डिस्कशन उसकी की थी। ये तो हम पूरा कर चुके थे। फिर उसमें स्टैक की कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने दी थी रियल लाइफ से। कैंटीन में स्टैक ऑफ प्लेट्स होती हैं, स्टेशनरी की दुकान में स्टैक ऑफ बुक्स होती हैं, और फिर स्टैक ओवरफ्लो अंडरफ्लो इसके जो कवानीन हैं वो सब मैंने आपको बताए थे। उसके बाद जो है फाइनल जो एग्जांपल थी हमारी वो थी अबाउट जो हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हमने कहा था कि स्टैक जो है प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस को बहुत क्विकली डील करते हैं और उसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं बनिस्बत इन फिक्स के। तो इन फिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो दैट इज़ ईजी फॉर ह्यूमंस बट इन फिक्स इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मशीन्स। अब आज जो है हमारा स्टैक की एक और दो मिसालें भी करते हैं और फिर नया डाटा स्ट्रक्चर जो आज हमारा शुरू होगा दैट इज़ क्यू डाटा स्ट्रक्चर, उस पर शिफ्ट होते हैं। तो सबसे पहली मिसाल जो हमारे पास है दैट इज़ अबाउट पैरेंथेसिस मैचिंग। और पैरेंथेसिस मैचिंग का मतलब ये है कि जैसे आपको पता है, आप देखते हैं जब कंपाइलर्स पे आप लिखते हैं कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, मिसाल के तौर पे सी प्लस प्लस में z इज़ इक्वल टू ए प्लस बी सेमी कॉलन, तो ये एक सी प्लस प्लस की जेन्युइन स्टेटमेंट है। लेकिन ये है कि इसमें ये जो पैरेंथेसिस हैं ये करेक्टली यूज़ हुई हैं या सही ऑर्डर में यूज़ हुई हैं, तो इसको बेसिकली इसके बैक एंड पे भी जो है ना स्टैक आपका यूज़ होता है। अब वो क्या करता है इसमें, उसका सिंपल उसूल ये है कि वो कहता है कि जब भी आप लेफ़्ट टू राइट रीड करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो जब भी आपको लेफ़्ट पैरेंथेसिस मीट हो, तो लेफ़्ट पैरेंथेसिस जब मीट होगा तो उसमें जो है आप उसको स्टैक पे पुश कर दें अगर ये स्टैक है, और जो ही राइट पैरेंथेसिस मीट हो तो फिर स्टैक से एक पॉप कर दें। और जब सेमी कॉलन मीट हो जाए एट द एंड ऑफ द डे लेफ़्ट टू राइट रीडिंग करते वक्त, तो सेमी कॉलन रीड होने का मतलब ये है कि आपका एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया है। और अगर स्टैक आपकी एम्प्टी हुई तो इसका मतलब है कि योर एक्सप्रेशन इज़ करेक्ट फ्रॉम पैरेंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब अगर हम इसको देखें तो इस मिसाल में हम जो है मिसाल के तौर पे ये एक z इज़ इक्वल टू ए प्लस बी स्टेरिक सी, ठीक है, ये एक जेन्युइन स्टेटमेंट है। लेकिन अब ये जो है आपके पैरेंथेसिस जो हैं ये आपने सही यूज़ की हैं कि नहीं यूज़ की, तो इसके बैक एंड पे स्टैक होगा। अब क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट हम चलेंगे, हमारा कानून क्या है कि ये अगर स्टैक है तो इसमें हमने जब लेफ़्ट टू राइट चले तो पहले ये पैरेंथेसिस लेफ़्ट पैरेंथेसिस मिली तो उसको हमने पुश कर दिया स्टैक पे, फिर दूसरी मिली फिर उसको पुश कर दिया, फिर ये जो a प्लस बी स्टैरिक सी इसको हम इसलिए इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं कि इसके लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टैक की लास्ट क्लास में एग्जांपल कि इस एक्सप्रेशन को वो पोस्ट फिक्स में बदल के सॉल्व कर लेगा। लेकिन अब हमने सिर्फ ये देखना है स्टैक का वो इस्तेमाल कि भाई स्टैक पैरेंथेसिस जो है ये जो सही यूज़ किए हैं एक बंदे ने, तो ये सही यूज़ किए हैं कि नहीं। इसकी एक निशानी ये भी है, अगर आप कभी किसी कंपाइलर पे बैठें तो आपने गौर किया होगा जो ही आप ये लेफ़्ट पैरेंथेसिस टाइप करते हैं और जब ये एक्सप्रेशन के एंड पे ये राइट ये वाली करते हैं तो थोड़ी देर के लिए ये पहला और ये आखिरी जो है ना बोल्ड हो जाता है। ये इस बात की निशानी की होती है कि इस लेफ़्ट की जो है ना ये राइट ये जो पैरेंथेसिस है ये इसकी करस्पॉन्डिंग पेयर्ड है, इसके साथ पेयर्ड है, इसी तरह इसके साथ ये पेयर्ड है, तो तब वो उसको बैक एंड। लेकिन ये हाईलाइट कैसे हो जाता है, बोल्ड कैसे हो जाता है, वो इसलिए कि उसके बैक एंड में वो एक स्टैक यूज़ करता है जिससे उसको पता चलता है कि आपने सही मानों में पैरेंथेसिस यूज़ की हैं कि नहीं यूज़ की। अच्छा, वो कैसे, अब जब लेफ़्ट टू राइट चलता है तो पहले ये दो जो हैं इसने इसको मिली तो दो पुश करेगा ये ब्रैकेट्स को। अब जब ये पहली लेफ़्ट यहाँ पे रीड करेगा तो एक पॉप करेगा, तो ये पॉप हो गई। उसके बाद आगे गया दूसरी लेफ़्ट जो है ना राइट पैरेंथेसिस मिली तो ये भी पॉप हो गया। सेमी कॉलन जब मीट हुआ तो देखें स्टैक जो है आपकी खाली है, एम्प्टी हो गई है।
ये इस बात की दलील है कि ये पैरेंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सप्रेशन ठीक है ना जी। लेकिन अब अगर हम इसको थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करें और इसको थोड़ा चेंज करें, अगर मिसाल कोई लिख देता है z इज इक्वल टू a प्लस बी, ये तो अब ये गलत एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें आपने एक पैरेंथेसिस जो है ना, राइट पैरेंथेसिस जो है ना, इसका एक ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल किया है। अब पकड़ेगा इसको कैसे? वही कानून के लेफ़्ट टू राइट चलें, पहले लेफ़्ट पैरेंथेसिस मीट हुई उसको पुश करेगा, वो पुश हो गया, फिर आगे गया, जो ही राइट पैरेंथेसिस मिली तो एक पॉप करेगा तो स्टैक खाली हो गई। और जब ये इसके बाद ये वाली जो आखिरी ब्रैकेट है, इसको जब वो रीड करेगा तो इसके अगेंस्ट एक पॉप होना चाहिए ना, क्योंकि ज़ाहिर है इसके अगेंस्ट अगर एक यहाँ पे लेफ़्ट होती तो ये पुश हो चुका होता। तो जब वो इसको रीड करता है तो उसको ब्रैकेट यहाँ पे जो है ना स्टैक में कुछ भी नहीं मिलता जिसको वो पॉप करे, तो यहाँ पे वो एक एरर जनरेट कर देता है आपको कि भाई जो चूँकि स्टैक में कुछ भी नहीं है और आप मुझे कहते हैं स्टैक को पॉप करो, तो इसका मतलब है कि आपके एक्सप्रेशन में गड़बड़ है। ठीक है ना जी। या एक बंदा है वो जो है ना थोड़ा और स्मार्ट बनने की कोशिश करे, वो कहता है चलो उसको देखते हैं कंपाइलर पकड़ता है कि नहीं। वो कहता है कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना जी। अब जब a प्लस बी को ऐसे लिखता है तो a प्लस बी जब ये आप इसका ये ऐसे लिखेगा तो अब जो है, अब ये देखें ये प्रिंसिपली तो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है ना जी। और जो है जब ये इनकरेक्ट है तो अब जो है इसको पकड़ेगा कैसे? वो ज़ाहिर है लेफ़्ट टू राइट जब चलेगा तो स्टैक में पहले जब वो राइट पैरेंथेसिस मीट होगी तो इसके अगेंस्ट तो एक पॉप होना चाहिए ना, क्योंकि हमने कहा था कानून क्या है कि जब लेफ़्ट पैरेंथेसिस मीट होगी तो पुश होगा और राइट जब होगी तो पॉप होगा। अब इसके अगेंस्ट जब वो जाके पॉप करने की कोशिश करता है तो स्टैक तो खाली है, लिहाजा वो यही कह देता है कि देयर इज एरर। मतलब ये है कि ये जो है ना आपकी एक्सप्रेशन C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है जी। तो ये जो है आपके पास जो है एक मिसाल हुई स्टैक की कि पैरेंथेसिस मैचिंग भी जो है वो भी जो है आपका जो है वो स्टैक जो है वो करता है, ठीक है जी। ये आप लोगों का मुझे आई डोंट नो, ये जो pwr.nu.edu के साथ जिनके एड्रेसेस हैं ना, ये ख़ुद ब खुद ज्वाइन इन नहीं हो सकते। ये मसला मुझे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ये मुझसे बार बार उनकी रिक्वेस्ट मांगता है। तो इसलिए आज तो हाल ये है इसका कि आप टाइमली ज्वाइन किया करें, और जो पुराने लोग हैं जो NU की आईडी के साथ हैं वो तो ये ऑटोमेटिकली कर लेता है। अच्छा जी, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गई पैरेंथेसिस मैचिंग की, तो इसके लिए भी जो है ना आपके बैक एंड पे जो है स्टैक यूज़ होती है। दूसरी एक मिसाल है हमारी रीअरेंजिंग रेल रोड कार्स की, ये इसको भी देख लेते हैं। ये रीअरेंजिंग रेल रोड कार्स बेसिकली ये यहाँ पे तो इस पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं होती रेल रोड कार्स, बट वो या तो ट्रेन्स होती हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में फास्ट ट्रेन्स आपको मिलती हैं। तो आप ट्रेन एज्यूम कर लें, या जो हमारी यहाँ पे स्टेशंस होते हैं जिसमें ट्रेन्स चलती हैं। अगर आपने गौर किया हो कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे पाकिस्तान में कराची, ये कराची का पोर्ट है, समंदर है, और यहाँ पे अगर आपको पता है यहाँ शिप्स आती हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ सामान जो है कंटेनर्स में अनलोड होता है, और फिर ये बाकी सारा पाकिस्तान जो है इसमें वो जो है ना यहाँ से जो है ना, ये लेट्स से ये कराची का स्टेशन है और यहाँ पे जनाब आपके ये असेंबल होते हैं ये सारी चीज़ें, और फाइनली फिर एक जो है ना एक ट्रेन होगी जिसके आगे इंजन लगा होगा, और उसके आगे ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डब्बे हैं, और ये जाएगी फिर पूरे पाकिस्तान में जाके ये मुख्तलिफ़ जगहों पे
जो है इसको इन डब्बों को जो है रिलीज़ करेगी मुख्तलिफ स्टेशन पे। लेकिन कराची की स्टेशन में आप मुझे बताएं कि जब ये असेंबलिंग करेगा इस ट्रेन पे, इसमें कराची से ये चलेगी और पूरे पाकिस्तान से होते हुए आखिरी स्टेशन में भी पेशावर होगा, जहाँ के आके रुकेगी, तो मुझे बताएं कि 9 नंबर जो डब्बा होगा वो कौन सा डब्बा होना चाहिए? वो तो वो डब्बा होना चाहिए ना जो सबसे पहले शहर आएगा। क्योंकि सबसे पहले शहर जो आएगा कराची से निकलते हुए, मे भी हैदराबाद आए, उसमें ये डब्बा बस वो रिलीज़ कर देगा एंड से और ट्रेन आगे चल पड़ेगी। लेकिन अगर ये 9 नंबर डब्बा हैदराबाद का कहीं दरमियान में फंसा हो, 5 और 9 की जगह स्वैप हो, तो फिर बड़ी मुसीबत बनेगी। फिर मुसीबत ये बनेगी कि फिर जो है वो पूरे हर स्टेशन पे ये जो ट्रेन है ये जो है ना शफलिंग करेगी जो है ना डब्बों की। तो एक तो इस ट्रेन लेट पहुंचेगी स्टेशंस पे और दूसरा कि बहुत वक्त ज़ाया होगा। और फिर आपको पता है कि बाज़ स्टेशंस पे तो इवन शफलिंग के लिए ट्रैक्स भी नहीं होते सेपरेट। तो आपको पता है ना कि स्टेशंस पे जो है ना वो अक्सर सेपरेट जो है ना ट्रैक्स बनाए गए होते हैं कि जिसको आप शफलिंग, जो बोगियां होती हैं, डब्बे होते हैं, उनकी शफलिंग के लिए वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये है कि ये अगर असेंबल हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो डब्बे हैं, अब ये डब्बे जब असेंबल हो रहे होते हैं, कराची पोर्ट पे सामान आ रहा होता है मुख्तलिफ शहरों का, और वो जब आता है तो असेंबल तो ज़रूरी नहीं कि इस ऑर्डर में हो 1 2 3 4 5 से, यानी कि ये ज़रूरी तो नहीं कि पहले पेशावर 1 नंबर डब्बा पेशावर का है तो वही पहले असेंबल हो और वो इसके पीछे लगे। तो क्या होता है उसके लिए फिर वो यहाँ पे शफलिंग करेंगे कराची पे ही बैठ के। तो कराची की स्टेशन आपने अगर गौर किया हो, एक स्टेशन में अक्सर ये बंद ट्रैक्स होती हैं। मिसाल के तौर पे ये मेन ट्रैक है, आपका पटरी है जिस पे स्टेशन से चलेगी ये ट्रेन, लेकिन कुछ आपकी जो है ना ऐसे बंद ट्रैक्स होती हैं अक्सर, इसको हम ABC कह देते हैं इन ट्रैक्स को। और अगर आपके पास मिसाल के तौर पे ये डब्बे जो हैं इस जो है ना, एक सेकंड, या ये मैं इसको कह देता हूँ A और इसको मैं जनाब मिटा देता हूँ। तो अब आप समझ लें कि 3 जो है ना ट्रैक्स। अच्छा, ये ट्रैक्स जो है ना ये भी अगर आप गौर करें एज अ स्टैक बिहेव हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसमें एक बोगी आपने लगा दी, बोगी नंबर 3, और फिर इसके ऊपर से आप ले आए बोगी नंबर 8, तो निकलेगी पहले बोगी नंबर 8 इधर से, क्योंकि ये स्टैक है। 3 तो फंस गया नीचे क्योंकि 1 ट्रैक है, आगे इसके कुछ भी नहीं है। और ये 1 ट्रैक्स आपको अक्सर स्टेशन पे मिलते हैं इसी काम के लिए कि उस पर आप जो है शफलिंग कर सकते हैं इसकी। तो अब मुझे बताइए कि अगर इस कराची के पोर्ट पे ये जो डब्बे हैं ये इस ऑर्डर में, यानी लेट्स से मे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस ऑर्डर में ये यानी जो है ना मैन्युफैक्चर हो जाएं, तैयार हो जाएं। लेकिन आपने इस ऑर्डर से ये वाला ऑर्डर बनाना है, क्योंकि ट्रेन ने तो हर स्टेशन पे जाके इस ऑर्डर में डब्बे रिलीज़ करने हैं। और 9 नंबर डब्बा हैदराबाद का जो कि एंड में लगना चाहिए, 1 नंबर डब्बा पेशावर का जो आखिरी स्टेशन पे उतरना चाहिए। तो ये ट्रेन क्या करेगी, जाते हुए हर स्टेशन पे खड़े होकर अपना आखिरी डब्बा जो है ना वो रिलीज़ करती चली जाएगी, और फाइनली जो है ना पेशावर पहुंच के वो ना 1 नंबर डब्बा जो है उसके पीछे सारे डब्बे वो छोड़ चुकी होगी मुख्तलिफ स्टेशन पे, तो वो भी रिलीज़ हो जाएगा। और फिर वापस आते हुए वो ये करेगी कि इसी तरह वो एक एक जो है डब्बा है उसको वो क्या करेगी, दोबारा से साथ साथ जोड़ते खाली डब्बों को कराची वापस पहुंच जाएगी। ठीक है ना जी। तो ये आपके पास जो है ना आपका क्या हुआ जनाब, ये आपके पास जो है एक जो मिसाल हुई कि इस ऑर्डर में आपने इसको जोड़ना है। लेकिन अगर अब स्टेशन पे जो है ना वहाँ पे जो है ना इस ऑर्डर में ये जो नज़र आ रहा है, इस ऑर्डर में अगर ये तैयार हुए हैं डब्बे, और अब आपने इससे ये ऑर्डर बनाना है, तो क्या करेंगे आपको 9 को पहले डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते आगे, तो 9 को आपको इन 3 ये जो 3 आपके जो बंद गलियां हैं, बंद ट्रैक्स हैं, ये एज अ स्टैक बिहेव हो रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे आप, 9 को पहले लेट से आप यहाँ रख देंगे, पुश कर देंगे B पे, फिर 1 आएगा, यहाँ से ये निकल गया 1 तो आप पुश भी करें, लेकिन 1 को आप डायरेक्ट भी यहाँ लगा सकते हैं। यानी मैं अगर अभी इसको मिटा दूँ और मुझे ये सीक्वेंस बनाना है 1 से लेके 9 तक का,
तो सबसे पहले ये जो इंजन है इसके ऊपर मैंने कौन सा लगाना होगा डब्बा, इस इंजन के साथ 1 नंबर डब्बा, ठीक है ना जी। तो 1 नंबर डब्बा लगाया। अच्छा, तो ये 1 नंबर जो है इसको तो हम सीधा ले जाएंगे आगे, इधर लगा देंगे इसके साथ। इसके बाद जब ये भी गया, अब फोर्थ जब आएगा तो फोर्थ तो उसके पीछे नहीं लग सकता यहाँ पे, तो इसको फोर्थ को अभी फिर हमें पुश करना पड़ेगा किसी स्टैक पे ताकि शफलिंग हो जाए यहाँ पे। तो फोर्थ को हम मे भी इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि 9 तो बाद में ही निकलना चाहिए ना, 4 को पहले यहाँ से पॉप होना चाहिए और वहाँ लगना चाहिए। और ये भी कर सकते थे कि 4 को आप किसी दूसरी स्टैक पे लगा लेते। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस ओपन है। बहरहाल हमने एक सोल्यूशन दिया है कि 4 को यहाँ पुश कर दिया है इस स्टैक पे। उसके बाद 5 आया है। 5 अब 4 के ऊपर तो नहीं पुश कर सकते, क्योंकि 5 तो फिर पहले पॉप होगा और वो पहले वहाँ नहीं लगाना हमने पहले 4 लगाना फिर 5, लिहाजा अब मजबूरी है कि 5 को मुझे किसी दूसरी स्टैक, लेट से स्टैक ए पे पुश करना पड़ेगा। फिर 6 आया। अब 6 आपको पता है ना 4 के ऊपर पुश हो सकता है ना 5 के ऊपर। क्यों? क्योंकि पॉप जब होगा पहले तो दोनों सूरतों में 6 होगा, तो 6 को तो मुझे पहले नहीं लगाना बोगियों में, मुझे तो तरतीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनानी है शेयर के एतबार से। तो मजबूरी है अब 6 को आपको फिर यहाँ पे एक तीसरी स्टैक जो बनाई है इधर लगाएंगे। फिर इसके बाद 7 आया। अब 7 मजबूरी पड़ गई है कि 7 इन तीनों में कहीं नहीं लगता, क्योंकि 4 से बड़ा है 7, 6 से बड़ा है 7, जो पहले निकलेगा तो 7 निकलेगा, और 5 के ऊपर लगाया तो भी वो निकलेगा। तो अब इस सूरत में आप फिर थोड़ी बिटवीन द स्टैक या अमंग द स्टैक्स आप कुछ शफलिंग कर सकते हैं ताकि 6 एडजस्ट हो जाए या 7 एडजस्ट हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, एक सोल्यूशन हमारे पास ये है कि 5 को हम यहाँ से पॉप करें और 6 पे पुश कर दें, ठीक है। एक सोल्यूशन ये है कि 4 को यहाँ से पॉप करके 5 पे पुश करें और 9 के ऊपर 7 को पुश कर दें, तो ये भी सोल्यूशन है, ठीक है ना जी। बहरहाल लेट्स से हम ये करते हैं कि 5 को यहाँ से उठाते हैं और पॉप करके 6 के ऊपर पुश कर देते हैं, ठीक है ना जी। और उसके बाद अब 7 के लिए जगह खाली हो गई स्टैक ए में, क्योंकि ये चला गया, तो 7 को वहाँ से उठा के हमने इस पे पुश कर दिया। उसके बाद 3 आता है। 3 को कहाँ रिप्लेस करेंगे? 3 को 4 के ऊपर पुश किया जा सकता है, क्योंकि 4 उससे छोटा है और बड़ा है, और 4 से 9 बड़ा है। अच्छा, 3 के बाद 2 तो अगर आप पुश ना भी करें तो 1 तो आप ऑलरेडी ऐड कर चुके थे, तो 2 को तो सीधा आप ले जाएं, 1 के बाद 2 लगा दें, ठीक है। उसके बाद 3, तो 3 यहाँ से पॉप करें तो ये 3 यहाँ गया, लग गया। 4 यहाँ से पॉप करें, वहाँ यहाँ जाके लग गया। अब ये देखें तरतीब बन रही है आस्ता आस्ता। 5 यहाँ से पॉप करें, यहाँ लग गया। 6 यहाँ से पॉप किया, लग गया। 7 यहाँ से पॉप किया, लग गया। और उसके बाद 2 यहाँ से जा चुका था तो 8 वहाँ से मिल गया मुझे, ठीक है ना जी। 8 क्योंकि वो ये सब तो निकल चुके हैं, तो 8 सीधा आया, यहाँ लग गया। और 9 फाइनली इस टैग से पॉप हुआ तो यहाँ लग गया। तो ये मुझे पास वो सीक्वेंस जो है वो बन गया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिस तरतीब में मैं चाहता था कि जो है ये बोगियाँ सेट होके लग जाएं ट्रेन के साथ। क्योंकि मैं चाहता क्या हूँ कि ये जनाब आपके जो है ना इस तरतीब में लग जाएं, और इस तरतीब में यानी एक्चुअली तो आपके पास तरतीब थी ना 9 1 4 5 6 7 3 2 8, जिस तरतीब में डब्बे तैयार हुए थे कराची के पोर्ट पे। क्योंकि सामान है, अब डिपेंड करता है, पहले 9 नंबर शहर का सामान पहले तैयार हो जाए, 1 नंबर का बाद में हो, 8 नंबर का सबसे आखिर में हो। लेकिन आपने लगाते वक्त तो बोगियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही लगानी है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे आखिर जब ट्रेन यहाँ से चलेगी तो पहले स्टेशन जहाँ रुकेगी वहाँ पे मुझे 9 नंबर बोगी हटानी होगी। फिर उस ट्रेन को सीधा आगे लेके जाऊँगा तो अगले स्टेशन पे फिर वो 8 नंबर को रिलीज़ करके आगे चल पड़ेगी। तो शफलिंग ऑफ दिस डाटा या बोगियाँ नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये सारी शफलिंग आपने इस सीक्वेंस से ये सीक्वेंस कैसे बनाया? यूजिंग दी स्टैक्स। तो ये स्टैक का एक आपके पास एक एप्लीकेशन आई कि स्टैक को अब रियल लाइफ में बहुत सारी जगहों पे और भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गई।
अब जो है हम जो है इसमें आगे चलते हैं नए डाटा स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये दो एग्जांपल जो है ना आपको मैंने दे दी, एक रीअरेंजिंग रेलरोड कार्स की और एक पैरेंथेसिस मैचिंग की। अब जो हमारा नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर है दैट इज अबाउट क्यू डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, क्यू नाम से जाहिर है, क्यू को कहा जाता है उर्दू में आप कतार कहते हैं। कतार का क्या उसूल होता है कि कतार में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है ना, मतलब आप बैंक के बाहर आपने एक कतार लगाई हुई है, बिल लोग दे रहे हैं या चेक जो है ना कैश करा रहे हैं, तो आपकी जो है ना बैंक में अंदर कतार होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की कतारें या क्यूज़ आपको डाटा स्ट्रक्चर्स रियल लाइफ में मिलते हैं। अब अगर ये मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर्स को आपने इम्प्लीमेंट करना हो, इन्फोर्स करना हो कि कैसे हम इसको रियल लाइफ के डाटा स्ट्रक्चर को प्रोग्रामिंग में जो है ना सिमुलेट कर सकते हैं या इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, तो अब उसके लिए जनाब हम देखते हैं कि क्यू का उसूल क्या है। ये आप देख लें कि क्यू जो है ना पहला बंदा ए है सबसे पहले जो है, फिर उसके पीछे जो बंदा लगा नेक्स्ट में खड़ा होता है वो बी है, फिर ये सी है, फिर डी है, फिर ई है, और आखिरी बंदा जो कतार में होता है उसके नेक्स्ट में चूंकि कुछ नहीं होता लिहाजा उसके नेक्स्ट में हम कहते हैं नल है। लेकिन क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो है ना स्टैक से थोड़ा डिफर क्यों करता है, क्योंकि क्यू में आपके पास दो एंड्स पे काम होता है। अगर आप गौर करें, एक एंड आपका फ्रंट का है और एक रियर का एंड है। यानी एक बंदा जब बैंक, अगर ये बैंक है सामने और ये बैंक के शुरू में ये बूथ पे खड़ा है, ये ए नंबर बंदा अपना बिल दे रहा है, तो जब ये यहाँ से निकलेगा तो बी आगे आ जाएगा। तो डिलीशन यानी कि आपकी जो होती है ना वो क्यू में फ्रंट के ज़रिए होती है, क्योंकि बंदा यहाँ से निकलेगा। और जब एक नया बंदा इंसर्ट होगा तो वो अगर आप गौर करें वो कहाँ इंसर्ट होगा, वो आपकी जनाब सबसे एंड में ये जो नल है इसकी जगह पे न्यू नोड बनेगा। लेट्स से वो एफ बंदा आया और उसके नेक्स्ट में अब नल होगा, यानी कि इसके नेक्स्ट में नल था, अब वो ई के नेक्स्ट में एक नया बंदा आके जब कतार में जाए, जो नया बंदा आके लगता है वो कहाँ लगता है, एंड में लगता है ना, आखिरी बंदे के पीछे जनाब वो लग जाता है। तो जब वो उसके पीछे लग जाता है तो वो लग गया, और फिर ये रियर जो है पॉइंटर भी आपको यानी एक अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब रियर ये बंदा सबसे रियर पे नहीं खड़ा ई, बल्कि ये रियर जो है ना अब आपका ये बंदा हो गया है, ठीक है जी, जो सबसे एंड वाला है। और फ्रंट पे जो बंदा था वो तो वही है। तो इसका मतलब ये है कि इंसर्शन आपकी जो है वो तो जो है ना रियर पे होती है, नया बंदा जो क्यू में लगता है वो रियर से लगता है, और डिलीशन जो होती है ना वो फ्रंट ऑफ द क्यू से होती है आपकी। तो अब ये स्टैक से थोड़ा सा डिफर क्यों करता है कि स्टैक में अगर आप गौर करें, स्टैक में सिर्फ एक एंड पे काम होता था, यानी आप यानी फ्रंट से ही यानी टॉप से ही एक पुश भी करते थे, टॉप से ही पॉप भी करते थे। यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ फ्रंट से क्यू ऑफ द क्यू से डिलीशन हो रही है और रियर ऑफ द क्यू से इंसर्शन हो रही है। नया बंदा क्यू में कतार में लगता है तो वो एंड पे लगता है, और फ्रंट पे जो बंदा है वो जो आता है वो वहाँ से डिलीट होता है, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये है कि जब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अभी, तो हमें फिर इसके साथ थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास जो होगा जो इम्प्लीमेंटेशन होगी उसमें हमारे पास दो पॉइंटर्स हमें मेंटेन करने होंगे, एक फ्रंट एक रियर। स्टैक में तो सिर्फ एक टॉप था ना, जिसके ज़रिए से आप इंसर्शन यानी पुश भी करते थे और पॉप यानी डिलीशन भी करते थे। लेकिन यहाँ पे दो पॉइंटर्स होंगे जो फ्रंट के ज़रिए से बंदे को डिलीट करेगा और फ्रंट को फ्रंट के नेक्स्ट पे ले जाएगा। इसको डिलीट करने के बाद जब ये सर्व हो जाएगा बैंक से तो ये निकल जाएगा मिसाल। और अगर एक नया बंदा बैंक की कतार में लगना चाहता है तो फिर रियर अपडेट होगा, यानी रियर के यानी इसके नेक्स्ट में नल के बजाय नया नोड बनाएंगे आप और रियर को अपडेट करके रियर नेक्स्ट ले जाएंगे और उसके जो नए बंदा है उसका नेक्स्ट नल कर देंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी जो है दोनों पॉइंटर्स जो है ना वक्तन फवक्तन अपडेट होंगे। अच्छा, अब ये लिंक लिस्ट से डिफरेंट है। लिंक लिस्ट जो हमने पढ़ी, लिंक लिस्ट में ये होता है ना कि कहीं भी इंसर्शन हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, दरमियान में कहीं भी। लेकिन स्टैक और क्यू में ये याद रखें कि दरमियान में कुछ चीज़ें नहीं होती, हमने पहले तय किया हुआ था। कतार में भी आप ज़रा गौर करें ना, अगर कतार में कोई यहाँ पे दरमियान में आके इंसर्ट होने की कोशिश करेगा तो क्या होता है, ये पीछे वाली सारी मखलूक उसको जाना पकड़ेगी कि भाई क्या कर रहे हो, ये हम यहाँ पे 1 घंटे से खड़े हैं इस कतार में
तुम दरमियान में ऐसे कैसे आके लग रहे हो? मतलब क्या कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर का ये दस्तूर नहीं है कि वो दरमियान में इंसर्शन अलाउ करे, वो हमेशा इंसर्शन एंड पे अलाउ करती है। ये दस्तूर सिर्फ लिंक लिस्ट का है कि वो दरमियान में भी इंसर्शन अलाउ करती है, शुरू में भी करती है, एंड में भी करती है, 2 के बाद, 8 के बाद, 9 के बाद। ये आज़ादी हमारे पास सिर्फ लिंक लिस्ट में है। ये आज़ादी हमारे पास जो है इस डाटा स्ट्रक्चर में नहीं है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर में। ठीक है जी। तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं, यानी इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि जो है कैसे एक नोड क्यू में घुसेगा और कैसे एक नोड क्यू पर से निकलेगा जब डिलीशन होगी। ठीक है ना? तो उस सूरत में क्या होगा? अच्छा, तो अब हम यहाँ से वाइट बोर्ड पे जाते हैं जहाँ पे हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसको देखते हैं, जो भी मैंने आपको समझाई है। तो ये बातें तो मेरा ख्याल है समझ आपको आ गई हैं कंसेप्चुअली कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, और जो है और फ्रंट से उसकी डिलीशन होती है और जो रियर है उससे उसकी इंसर्शन होती है। तो अब हम वाइट बोर्ड पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। अच्छा, अब जो है इसके जो है ना 2 फंक्शन होते हैं, जिसको जो क्यू के जिसके इंसर्शन होती है उसको हम वहाँ पे यहाँ पे एन क्यू कहते हैं। ठीक है ना जी, इंसर्शन को। और जो डिलीशन होती है उसको कंसेप्चुअली डी क्यू कहा जाता है। जैसे आपको स्टैक में याद है ना, हमने पुश पॉप कहा था, पुश और पॉप, ये स्टैक से के साथ मुख्तस नाम थे। पुश का मतलब है टू इंसर्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, पॉप का मतलब है टू इंसर्ट टू डिलीट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो चूंकि ये ख़ास ऑपरेशंस थे, ख़ास किस्म के काम करते थे, तो नाम भी इसके ख़ास थे। क्योंकि लिंक लिस्ट में अगर आपको याद हो, हमने जब पढ़ा था तो लिंक लिस्ट में हम इसको इस तरह नहीं कहते थे कि जनाब इंसर्शन को ख़ास नाम दिया, डिलीशन नहीं, क्योंकि वो जेनेरिक था, वो उसमें इंसर्शन कहीं भी हो सकती थी, एंड पे, दरमियान में, शुरू में, कहीं भी। तो लिंक लिस्ट में चूँकि आज़ादी थी हमारे पास, तो लिहाजा इसलिए वहाँ पे हमारे पास जो है नाम भी जो है ना उसके जेनेरिक थे। यहाँ पे चूँकि ऑपरेशंस जो हैं उनके नाम ख़ास इसलिए हैं क्योंकि उनके ऑपरेशंस की नोयत भी ख़ास है। मसलन क्यू डाटा स्ट्रक्चर में अब हम आएंगे तो अभी मैंने आपको बताया क्यू में हमेशा इंसर्शन कहाँ से होगी? नया बंदा कतार में जब बैंक में आएगा तो वो एंड पे लगेगा, तो ये ख़ास जगह का ऑपरेशन है, यानी इंसर्शन हमेशा एंड ऑफ द क्यू होगी और डिलीशन हमेशा फ्रंट ऑफ द क्यू से होगी। ठीक है ना जी, उसूली तौर पे वहाँ से बंदा जो है ना एंटरटेन होके क्यू के फ्रंट से निकलेगा जब वो अपना बिल दे देगा। लिहाजा अब जो है हमें यहाँ पे लेट्स से अगर मैं एन क्यू इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो अब आपने मुझे थोड़ा सा कोड जो है ना थोड़ा सा हेल्प आउट करना है। मिसाल के तौर पे जब अगर मैं एन क्यू का फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है ना जी, वॉइड, तो अब मेरे पास जो है शुरू में तो क्यू में कुछ भी नहीं है ना, तो शुरू में तो कंस्ट्रक्टर में हम एज्यूम ये करेंगे कि आपका टॉप यानी है, यहाँ पे हम अब फ्रंट और रियर के नाम यूज़ करेंगे ना। फ्रंट पॉइंटर जो कि हमारा उसूली तौर पे फ्रंट ऑफ द क्यू पे खड़ा होता है, और एक रियर पॉइंटर होगा जो कि हम उसूली तौर पे रियर पे खड़ा करेंगे। ये सारे इनिशियली हमारे नल होंगे। अगर कोई टेम्प्रेरी पॉइंटर हमने यूज़ करना है नया नोड बनाने के लिए या डिलीट करने के लिए, उसको भी हम शुरू में इनिशियली नल करेंगे, और ये सारे काम हम जो है ना कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशंस कर लेंगे। ठीक है ना जी। तो अब जब हम पहले दिन आएंगे क्यू डाटा स्ट्रक्चर में, पहले बंदा जब आके इंसर्ट होगा यानी क्यू की कतार में लगेगा, यानी इंसर्ट का नाम यहाँ पे क्या है, स्पेशल नाम है, एन क्यू होगा जब। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे और उसके ऊपर फ्रंट भी खड़ा करना पड़ेगा, उस पर रियर भी खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हुवल अव्वल हुवल आखिर, एक बंदा कतार में होने का मतलब ये है कि वही पहला भी है वही आखिरी भी है।
अब जो है ना एन क्यू जब हम इनका कोड लिखेंगे तो अब अगर आप गौर करें, अगर क्यू में ऐसी कोई सिचुएशन हो कि ये आपने कि क्यू हो, तो यहाँ पे रियल पॉइंटर होगा कि नहीं, यहाँ पे फ्रंट खड़ा होना चाहिए। अब मुझे बताइए ये कि जब आप एन क्यू करेंगे तो वो कहाँ करेंगे, एंड ऑफ द क्यू पे करेंगे ना इंसर्शन। तो मुझे बताएं कि उस वक्त आप रियल पॉइंटर के साथ प्ले करेंगे ना, फ्रंट का तो वहाँ कोई लेना देना नहीं है। ये कंसेप्चुअल चीज़ है, अच्छा इसको समझें। और जब डी क्यू के कोड में आएंगे, जब डिलीशन करेंगे तो डिलीशन तो हमेशा फ्रंट से होती है, तो उस वक्त कौन सा पॉइंटर के साथ प्ले करेंगे, फ्रंट से, यानी फ्रंट को यहाँ अपडेट करेंगे। और इन एन क्यू के केस में रियर के ज़रिए से या नए नोड के ज़रिए एक नया नोड बना के फिर रियर को वहाँ अपडेट करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? लिहाजा अब चूंकि हम एन क्यू का कोड डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा जो है ना ताल्लुक या हमारी जो है ना हैंडलिंग रियर से होनी है। तो अगर हम देखें शुरू में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि कंस्ट्रक्टर में सारी चीज़ें क्या हैं, रियर और फ्रंट आपका वो नल है, ठीक है ना जी। तो जब वो नल है तो अब उसका चेक लगाए ना, क्या चेक लगाए, वही जो स्टैक में हमने चेक लगाए थे, ठीक है ना। वो स्टैक वाले चेक यहाँ पे भी हैं जो यहाँ भी आपकी किफ़ायत करेंगे, यानी जो कि पता लगे कि क्यू में कुछ है भी कि नहीं। हाँ जी, तो चूंकि एन क्यू हमने कहा था रियर से होती है, तो अगर मैं इफ़ लगा दूँ रियर के ऊपर कि इफ़ रियर इज़ इक्वल टू नल, अगर तो कंस्ट्रक्टर में वो पहले दिन नल है, इसका मतलब ये है कि अभी तो क्यू में कुछ है ही नहीं। और जब क्यू में कुछ है नहीं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, नया नोड बनाना चाहिए ना। पहला बंदा है ये जो एंटर होने जा रहा है क्यू में, तो फिर मुझे ये ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए कि रियर इज इक्वल टू न्यू नोड। एक नया नोड बन गया मेमोरी में और उसके ऊपर रियर खड़ा हो गया, और फिर मैं उसकी इन्फो भी ले लेता हूँ, चलें सी एन रियर इन्फो भी कर दें, उसमें 5 आ गया। और उसके नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, नल, क्योंकि अभी तो कुछ दूसरा बंदा नहीं आया ना। वो तो जब दोबारा इनक्यू कॉल होगा ऊपर से तो फिर जनाब नया बंदे के लिए नया कोड लिखेंगे। तो फिलहाल तो उसके नेक्स्ट में कोई नहीं है। लेकिन देखें यहाँ पे एक काम की कमी नजर आ रही है, हुवल अव्वल हुवल आखिर वाला तस्वर अगर है तो ये पहला है और आखिरी भी है। तो पहला होने का मतलब ये कि फ्रंट भी तो इस पर खड़ा करेंगे ना, क्योंकि ये नोड अगर एक ही नोड अभी बना है तो फिर फ्रंट भी यहाँ होना चाहिए। तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर करके मुझे ये गारंटी करना चाहिए कि फ्रंट भी इस क्यू का यही है। अच्छा, इसके बाद भाग जाओ, रिटर्न हो जाओ, क्योंकि बस अब तो कुछ काम बाकी नहीं रहा और ब्रैकेट बंद। तो ये आपकी इफ यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गई। अच्छा, अब जब अगली दफ़ा ये कोड कॉल होगा तो ये चेक तो कभी भी अब ट्रू नहीं होगा ना, ये तो तब ही अब ट्रू होगा जब क्यू खाली होगी दोबारा। तो उस सूरत में अब क्या करेंगे आप, यानी अब ये चाहे एक नोड हो या चाहे इस तरह की सिचुएशन हो, और फ्रंट यहाँ होगा, इन दोनों सूरतों में, यानी चाहे ये 3 नोड की जो है ना कतार हो या एक नोड की कतार हो, रियर इसमें भी एंड पे है और रियर उसमें भी एंड पे है। अब मुझे जो है ना क्या करना पड़ेगा, अब मुझे नया नोड ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर एक है तो यहाँ पे। तो दोनों सूरतों में सिचुएशन एक ही है, रियर दोनों सूरतों में यहाँ आखिरी पे खड़ा है, इधर भी और उधर भी। अब ये नया डब्बा जो बनाना है, नया बंदा इसमें ऐड करना है, उसका नाम यानी उसका इन्फो रखना है और उसके नेक्स्ट में नल डालना है। तो अब ये 3 काम हमने इस स्टेप पे करने हैं, तो कैसे करें, वो इस इफ़ के बाहर करेंगे, क्योंकि नॉर्मली तो ये इफ़ नहीं चलेगी। ये इफ़ तो सिर्फ उस सूरत में चलेगी जब आपका पहला बंदा आके ऐड होगा कतार में, ये तो उस वक्त चलेगी। जब दोबारा आप एनक्यू कॉल करेंगे तो अब उसको क्या करना चाहिए, वो एज्यूम ये करेगा कि रियर में कुछ ना कुछ तो है, यानी कम से कम एक नोड तो हो गई होगा और उस पर रियर भी खड़ा होगा। तो अब आप ये लिख सकते हैं कि मैं क्या करूं, टेम्प के ज़रिए भी ये नया नोड बना सकते हैं, ठीक है ना जी, और रियर के ज़रिए भी ये चीज़ हैंडल कर सकते हैं। तो अब पहले मैं चलें टेम्प के ज़रिए कर लेता हूं, ताकि थोड़ा सा अगर किसी के जहन में रियर से नहीं आ रहा कि रियर से ये कैसे होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये सिचुएशन है और इसमें जो है ना
ये सिचुएशन है और रियर यहाँ खड़ा है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि temp इज इक्वल टू न्यू नोड सी इन temp info। तो temp इज इक्वल टू न्यू नोड का मतलब है नया नोड बनाया, उसमें info ली, और temp का नेक्स्ट मैंने इक्वल टू नल कर दिया, तो ये नल हो गया। और फिर अब मैंने ये लिंक जोड़ना है ना, ये इसके साथ, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि रियर के नेक्स्ट में आ जाए क्या, टेम्प, ठीक है ना। तो रियर के नेक्स्ट में पहले नल था, अब जब ये टेम्प आपने इस पे खड़ा कर दिया, टेम्प के जरिए नोड बनाया, तो रियर के नेक्स्ट में अब टेम्प आने का मतलब है कि ये नल ख़त्म हो गया, बल्कि अब उसके जनाब यानी ये सिचुएशन आपकी आ गई कि ये जो नल था ये ख़त्म हो गया, और अब जो है ना आपके जनाब इसके नेक्स्ट में ये आ गया है, ठीक है। अब एक कमी और रह गई है, रियर को भी अपडेट करना है। रियर अब ये नहीं रहा, अब आखिरी बंदा ये है, टेम्प है, तो रियर को कहाँ खड़ा कर दो, रियर इज इक्वल टू टेम्प कर दो, तो रियर यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, ये, या ये भी लिख सकते हो कि रियर इज इक्वल टू रियर नेक्स्ट, ठीक है ना जी। तो अच्छा, ये इसको मिक्स नहीं करना है, ये टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ये वाली लाइन है, ये अलग स्टेटमेंट है और ये अलग स्टेटमेंट है, रियर नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, और फिर उसके बाद रियर इज इक्वल टू टेम्प, ठीक है। ये जगह नहीं है इसलिए थोड़ा मैंने इसे तंग सा लिख दिया, बाद आप समझ गए कि रियर भी अपडेट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता था जो मैंने आपको कहा कि आप अगर थोड़ा सा दिमाग दें तो ये टेम्प को यूज़ किए बगैर भी आप ये कोड लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अब वो देख लेते हैं। ये कोड मैं फिर मिटा देता हूँ सारा, ये जो इफ़ के बाहर का कोड था हमारा। तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर, ये तो आपकी ये इफ़ ख़त्म हो गई। अच्छा जी, अब आपका मिसाल के तौर पे यहाँ पे रियर था, ये नेक्स्ट नल था, नया नोड आपने ऐड करना है, तो आप लिख सकते हैं कि रियर के नेक्स्ट में अभी नल है ना फिलहाल, तो आप कहो कि नहीं रियर के नेक्स्ट में न्यू नोड बना लो ना, नया बंदा आ गया है, तो अब ये नल ख़त्म हो जाएगा और रियर के नेक्स्ट में एक न्यू नोड बन जाएगा। और फिर आप कहो कि रियर इज इक्वल टू रियर एरो नेक्स्ट, यानी टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, या हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, जैसे आप करते थे। तो अब ये रियर यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, न्यू नोड जो अभी अपने ऊपर बनाया है। और अब आप क्या कर लो कि सी इन रियर इन्फो कर लो, तो इसमें 7 कोई इनपुट आ गया, इसमें लेट से भी कुछ डाटा पड़ा था, और अब जब इन्फो ने ले ली तो रियर के नेक्स्ट को क्या कर दो, नल कर दो, क्योंकि रियर के नेक्स्ट में अब तो कुछ नहीं है जब तक नया बंदा नहीं आता। तो ये देखें आपका रियर भी अपडेट हो गया, उसका नेक्स्ट में नल भी आ गया, नया बंदा भी ऐड हो गया कतार में, और कोड भी आपका चल रहा है बिल्कुल सही। तो ये भी एक इसका कोड है, लिखा जा सकता है, लेकिन पहले मैंने आपको ज़रा टेम्प्रेरी पॉइंटर यूज़ करके समझाया, और अब जो है मैंने आपको विदाउट टेम्प्रेरी पॉइंटर जो है वो करके दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब आपने इंसर्शन समझ ली है, तो इसके बाद अभी यानी एन क्यू करना सीख लिया है क्यू में, तो अब हम देखते हैं डी क्यू कैसे करेंगे हम, ठीक है ना जी। तो डी क्यू जो है उसको भी समझ लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ सारी, बल्कि एन क्यू का कोड भी मिटा देता हूँ, बस वो तो अभी आपने समझ लिया है। जब इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो खैर फिर आपको ये कोड नज़र आ जाएगा उसमें फिर। अच्छा जी, अब डी क्यू में जब आएंगे तो मिसाल के तौर पे ये अगर आपकी कतार है
तो आपका रियर यहाँ खड़ा होगा और फ्रंट यहाँ खड़ा होगा, मिसाल 3712, तो इसके नेक्स्ट में नल होगा। अब डी क्यू में भी जनाब शुरू करें जी। डी क्यू का फंक्शन अगर मैं लिखता हूँ जी, वॉइड डी क्यू और ये उसकी बॉडी जी। तो अब क्या करूँगा, अब चूंकि डी क्यू का सारा मामला मैंने अभी कंसेप्चुअली बताया फ्रंट से मुताल्लिक है, तो अब आप इसमें रियर के पॉइंटर को नहीं, अब आप वहाँ पे आपने रियर से सब कुछ किया था, यहाँ आपको फ्रंट से डीलिंग करनी है। तो फ्रंट से अगर आप पूछ लें पहले कि भाई कुछ है डिलीट करने के लिए कि नहीं, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, तो इसका क्या मतलब है, जब फ्रंट नल है ना तो फिर रियर भी नल ही होना है। ये तो नहीं हो सकता ना कि फ्रंट नल है और रियर नल नहीं है, क्योंकि जब एक नोड होता है तो उस सूरत में भी फ्रंट और रियर इक्वल होते हैं, ठीक है। और फ्रंट अगर नल है तो ठीक है, ये इस बात की दलील है कि क्यू में कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो आप भाग जाओ कि भाई रिटर्न। ये इसको कंसेप्चुअली हम वहाँ जो स्टैक में कहते थे, याद करें कि हम अगर डी क्यू पॉप में बैठ के हम कहते थे कि अगर टॉप नल है तो रिटर्न हो जाओ, यानी टॉप पॉइंटर जब किसी नोड को देख ही नहीं रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो है ना उस स्टैक में कुछ है ही नहीं। या हमने वहाँ पे कहा था अंडर फ्लोज, रिटर्न से पहले एक सी आउट अंडर फ्लो का मैसेज है, स्टैक अंडर फ्लोज। एक ओवरफ्लो होता है का तस्वर है ना, और एक अंडर फ्लो का तस्वर है, ठीक है ना। तो ओवरफ्लो का तस्वर और अंडर फ्लो का तस्वर जो है ना बिल्कुल वो बिल्कुल जो वहाँ पे था वो यहाँ पे भी है। क्यों कतार में भी जो है ना कतार ओवरफ्लो कर सकती है। कतार की भी आप अनलिमिटेड लिमिट तो स्टैक की तरह नहीं लगा सकते ना कि स्टैक आपके स्टैक ऑफ प्लेट्स वो बना रहा है आसमान तक, आसमान तक तो स्टैक ऑफ प्लेट्स नहीं बनती। कतार में आप बंदे खड़े कर रहे हैं और बैंक है, जीटी रोड के ऊपर एक बैंक है जिसमें लोग बिल देने आ रहे हैं और आप कहो जी वो तो और जो ना आप अलाउ, तो ये तो कोई नहीं करेगा कि वो कतार इतनी बड़ी हो जाए कि पूरा जीटी रोड ब्लॉक हो जाए। तो ज़ाहिर है कुछ देर विल बी अ सम लिमिट कि भाई आप इस कतार में इससे ज़्यादा बंदे अब नहीं आ सकते, अब आप कल आएँ, या कल आएँ और या ये कतार जब में बंदे कम हो जाएंगे तब आपको हम एंटर होने देंगे, तब तक आप नहीं एंटर हो सकते कतार में। तो ये सिचुएशन है। तो अब जनाब हम जो है इसको इस तरह से लेते हैं कि जब फ्रंट नल है तो रिटर्न हो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं है। और अगर फ्रंट नल नहीं है, ठीक है ना जी, तो अब क्या करेंगे, अब फ्रंट में अगर एक नोड हो और उसका नेक्स्ट नल हो तो फ्रंट इधर होगा और रियर भी यहाँ होगा ना इस सूरत में। डाटा है इसमें कुछ और नेक्स्ट नल है, और या एक से ज़्यादा कतार में लोग हों, दोनों सूरतों में ये, अब दोनों सूरतों में आपका कोड काम करना चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि उसूली तौर पे अब क्या होगा, एक टेम्पररी पॉइंटर को अगर मैं खड़ा कर दूँ फ्रंट पे तो वो इधर खड़ा हो गया, और फिर मैं कह देता हूँ इसके बाद कि फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट नेक्स्ट, तो फ्रंट कहाँ चला गया, यहाँ से उठ के यहाँ। और अब इसको मैं उड़ाना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ डिलीट टेम, और ये नोड डिलीट हो गया और आपका फ्रंट भी अपडेट होके आ गया यहाँ पे। तो सिंपल आपका काम हो गया। अच्छा, ये कोड आपका इस एक कोड पे चल जाएगा, एक नोड वाले क्यू पे चलेगा, क्यों, टेम्प आपने फ्रंट इस पे खड़ा किया, टेम्प इधर खड़ा हो गया। आपने कहा फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट नेक्स्ट, तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट नेक्स्ट का मतलब है फ्रंट नल पे आ जाएगा, फ्रंट नल हो गया ना इस लाइन के चलने से अगर एक नोड हुआ। और डिलीट टेम्प का मतलब है कि आपने उस नोड को उड़ा दिया। लेकिन इसमें एक बग है, आपका रियर क्या हो गया, डैंगलिंग, क्योंकि रियर तो इसी को देख रहा था। तो फिर इसमें आप एक चेक यहाँ लगा सकते हैं डैंगलिंग से बचने के लिए कि अगर आप कहते हैं कि अगर फ्रंट नेक्स्ट हुआ था और वो नल हो गया है, यानी जो इधर होता है, तो आप ये पूछ लें इस फंक्शन जाने से पहले, वापस लौटने से पहले, कि अगर इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल है डिलीशन के बाद, तो फिर रियर को भी नल कर दो, क्योंकि फिर रियल को भी कोई तुक नहीं रहती
क्योंकि जब फ्रंट नल है तो रियर नल है, और रियर नल अगर है तो फ्रंट भी नल है, क्योंकि हमने ये तय किया है कंसेप्चुअली कि एक नोड अगर होता है क्यू में, वो तो वही हुआ अव्वल हुआ आखिर, वही पहला और वो आखिरी है, तो फ्रंट भी वहाँ खड़ा होगा, रियर भी वहाँ खड़ा होगा। तो फिर हम क्या कर सकेंगे, जब हम फ्रंट टू फ्रंट नेक्स्ट करते हैं और फ्रंट के फ्रंट नेक्स्ट जाने पे जो सिंगल नोड के केस में वो नल हो जाता है, तो फिर रियर जो यहाँ खड़ा है वो उसको भी नल होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही नोड था, वो तो गया मेमोरी से। तो फिर हम इसके लिए चेक लगा सकते हैं, अगर फ्रंट नल हो गया है तो साथ में रियर को नल कर दो, और ये वही सिचुएशन हो जाएगी कि जैसे क्यू पहले दिन थी। पहले दिन मीन्स कि जब ना बंदा आया था और ना गया था, तो उस सूरत में कंस्ट्रक्टर में फ्रंट और रियर नल थे कि नहीं, तो आपका डाटा स्ट्रक्चर उसी हालत में दोबारा वापस आ जाना चाहिए जिस हालत में पहले दिन था, क्योंकि एक ही बंदा था क्यू में, वो आके लगा और वो निकल गया। जब वो निकल गया तो सिचुएशन क्या हो गई, वही हो गई जो पहले दिन थी। लिहाजा इसमें आपने थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी कि आपका कोड जो है ना एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में वापस आ जाना चाहिए जिस सिचुएशन में पहले दिन था। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर फ्रंट एक नल हो चुका है तो दूसरा नल नहीं हुआ, या दूसरा नल है तो पहला नल नहीं हुआ, नहीं। तो कंसेप्चुअली जिस तरह क्यों आपको देखती नज़र आती है, नज़र आती है जो कंसेप्चुअली समझ है, तो उसी तरह की इम्प्लीमेंटेशन में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब ओवरफ्लो का क्या करेंगे जी, जो हमने कहा था स्टैक ओवरफ्लो, तो क्यू ओवरफ्लो का कैसे चेक लगाएंगे, तो इसकी बिल्कुल सेम वही लॉजिक है जो मैंने वहाँ पे आपको बताई थी, जो स्टैक में की थी। मसलन हम कहते हैं कि यार कतार में, बैंक के एक कतार में 50 से ज़्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते, बैंक में इतनी जगह ही नहीं है, छोटा सा बैंक है, उसमें मैक्सिमम एक लाइन में कैशियर के काउंटर पे वो एक आके 50 लोग ही खड़े हो सकते हैं मैक्सिमम। तो वो लिमिट अब आपको यहाँ कैसे लगानी होगी, वो वही कि आप एक लिमिट कंस्ट्रक्टर जो इस क्यू जो क्लास है उसका एक कंस्ट्रक्टर भी होगा, ठीक है ना जी। लेट्स से माई क्यू आपने क्लास का नाम रखा है, तो उसका कंस्ट्रक्टर भी माई क्यू के नाम से होगा, सेम नेम। उसमें आप जनाब क्या कर लें कि CN एक लिमिट ले लें यूज़र से एक ही दफ़ा, उसमें आपने 50 एंटर कर दिया है, ठीक है ना जी। और एक काउंट का वेरिएबल बना लें, ठीक है, जो ज़ीरो कर दें। अब वही जो मैंने कहा था कि जब भी DQ होगा कुछ, तो ज़ाहिर कतार से एक बंदा निकलेगा, तो आपको इस कोड के एंड में या कहीं भी जना एक जगह जब जो डिलीशन हो जाए तो साथ में आप यहाँ पे लिख दें, साथ ही क्या कि काउंट माइनस माइनस, और इसके मुकाबले में NQ का जो कोड होगा यहाँ पे, जो पहले अभी मैंने यहाँ लिखा था यहाँ, तो उसमें कहीं जो जहाँ न्यू नोड किया है उसके फ़ौरन बाद आप एक स्टेटमेंट लिख दें काउंट प्लस प्लस की। ठीक है जी। तो काउंट प्लस प्लस जब आप करेंगे तो वो न्यू नोड होगा, और जब न्यू नोड हो जाएगा तो एक काउंट प्लस होगा, जब एक डिलीट होगा तो काउंट माइनस माइनस। अलबत्ता ये है कि आपको NQ के कोड में एक चेक शुरू में लगाना होगा, वो क्या कि अगर इफ काउंट इज इक्वल टू लिमिट है तो फिर आपको एक मैसेज देना होगा कि सी आउट ओवरफ्लोज और रिटर्न, ऐसी कोई स्टेटमेंट आपको लिखनी होगी। ठीक है ना जी। इसको मैं ये तो कंस्ट्रक्टर वाली सारी बातें समझ आ गई हैं। अभी मैं ये लिख दूँ कि आपको सी जो है ना NQ के कोड में क्या लिखना होगा, शुरू में ही एक चेक लगाना होगा कि इफ़ काउंट इज इक्वल टू लिमिट हो गया है, तो इसका मतलब है ना बस ना लिमिट मीट हो गई, अब कैसे आप बंदा ऐड करोगे अब, तो फिर आप कहोगे सी आउट ओवरफ्लो यानी क्यू ओवरफ्लोज एंड रिटर्न, यानी इसके बाद नीचे ऐड करने की क्यू में बंदा NQ करने का कोड नहीं चलना चाहिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपकी लिमिट और काउंट यानी जितना मैक्सिमम आप बंदे अलाउ करना चाहते थे वो सब आ चुके हैं, तो मैक्सिमम यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ द पीपल इन द क्यू। ठीक है जी।
तो ये जनाब आपका हुआ क्यू डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें अब मेरा ख्याल है आपको एन क्यू डी क्यू समझ आ गया है, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का जो तस्वर है वो भी समझ आ गया। तो बस इसमें अब और कुछ नहीं है टेक्निकली। अब हम देखते हैं कि यही बात अभी उसने की है कि जनाब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी इसको कहा जाता है। ये सारी अंग्रेज़ी आप लेक्चर स्लाइड्स खोलेंगे तो उसमें आपको इसको पढ़ लीजिएगा, समझ आपको सारी बातें आ जाएंगी। अंडर फ्लो का और ओवर फ्लो का भी मैंने कह दिया है, बता दिया है कि अगर आपने एक्सीड कर दी एन से लिमिट से, ये लिमिट है आपकी लेट से एन, तो आपने इसका मतलब है कि अब आप मज़ीद कुछ नहीं ऐड कर सकते। इंसर्शन को हमने एक ख़ास नाम एन क्यू दिया है यहाँ पे, और डिलीशन चूँकि ख़ास एंड पे होती है तो इसलिए नाम भी ख़ास उसका है, वो है डी क्यू। ठीक है जी। अब फाइनली हम आ जाते हैं वही मिसाल, वो जो अरेंजिंग रेल रोड कार्स की मिसाल अभी मैंने लेक्चर के शुरू में स्टैक की लिए दी है ना, तो वही मिसाल अब हम इसको जो है ना क्यू पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, क्यू पे इसको कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे मैं आ जाता हूँ कि वही मिसाल लेते हैं कि जनाब ये कराची के पोर्ट पे ये समंदर है और इधर जो है ना वो असम्बलिंग हो रही है। ये पूरा पाकिस्तान है जिसमें माल आपका जाएगा ट्रेन के ज़रिए। तो अब जो ट्रेन है उसमें वही बात है कि ये इंजन है, धुआं निकल रहा है इससे, इसके बैक एंड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरतीब में आपने सारे डब्बे लगाने हैं। क्योंकि हर स्टेशन पे वो जो है ना उसी तरतीब से उसने उसको रिलीज़ करना है। तो अगर आप गौर करें, अगर ये कराची का स्टेशन है, ये उसकी मेन लाइन है, पटरी है, तो इसमें जो है अगर आप गौर करें, आप स्टेशंस पे कभी गए हों तो यहाँ पे अक्सर एक प्लेटफार्म होता है, उसकी एक पटरी होती है, फिर इस तरह से एक पटरी साथ में पैरेलल एक और होती है, फिर उसके एक पैरेलल में एक और भी हो सकती है, और एक और इस तरह से एक और भी होती है। ये जब क्योंकि एक ट्रेन जब यहाँ से आती है तो वो एक लाइन में घुस के खड़ी होती है, दूसरी फिर दूसरी में उसको इजाज़त होती है खड़े होने की, तीसरी को तीसरी में, चौथी यानी एक मेन पे। तो वो इसलिए कि एक ही प्लेटफॉर्म में मुख्तलिफ ट्रैक्स, और ये बाद में सारे ट्रैक्स आगे जाके फिर मिल जाते हैं। क्योंकि फिर ज़ाहिर है जब आप स्टेशन से ट्रेन निकल जाती है तो फिर तो सारे ट्रैक जो है ना वो उसकी जो है वो एक ही जो है ट्रैक पे सारे चढ़ जाते हैं। तो अब अगर आप गौर करें ना, अब आपकी वही बात है कि ये मेन ट्रैक है और ये आपकी 3 क्यूज़ हैं। पहले मैंने यहाँ 3 स्टैक्स बनाई थी ना, बंद गलियाँ। अब अगर आप गौर करें, ये ए, ये बी, ये सी ट्रैक, अब ये क्यू ट्रीट हो रहे हैं। क्या मतलब, यहाँ से एन क्यू होगा डब्बा, और ये डब्बा इधर से जाके इस ट्रैक पे यहाँ से डी क्यू होगा, यहाँ से निकलेगा इस क्यू से, सी से, और इस पे चढ़ेगा यानी लगेगा यहाँ से इस एंड पे। तो अब मुझे बताएं कि ये जो सी ट्रैक है ये ट्रीट हो रहा है एज अ क्यू, और बी ट्रैक भी और ए ट्रैक भी, ये सारे क्यू ट्रीट हो रहे हैं। क्योंकि ए ट्रैक में यहाँ से एक बोगी आएगी तो वो लगेगी, तो इसमें एन क्यू होगी यहाँ बोगी, और यही बोगी नंबर 5 अगर यहाँ से निकलेगी तो फिर यहाँ से जब निकलेगी तो वो डी क्यू हो जाएगी और इस ट्रैक में इन पे चढ़ जाएगी। ठीक है ना जी। तो आपने ये भी देखा होता है, तो ये भी एक क्यू की जो है ना मिसाल, यानी अरेंजिंग रेल रोड। तो समटाइम्स हम जो है ना शफलिंग के लिए स्टैक्स भी यूज़ करते हैं जो हमने पिछली मिसाल में देखा, और समटाइम जो है हम इसको एज आ क्यू भी ट्रीट करते हैं। क्यू भी हमें दरकार होती है, मुख्तलिफ ट्रैक्स भी हमें दरकार ऐसे होते हैं, और होते हैं जो रियल लाइफ में स्टेशंस पे कि एक ट्रैक जो है वो के साथ पैरेलल में मुख्तलिफ और ट्रैक्स होते हैं, और सारे लोग उन ट्रैक्स पे चढ़ते हैं और फिर वो एक ट्रैक से निकल के फिर मेन ट्रैक पे दोबारा चढ़ जाते हैं। ठीक है ना जी। इससे होता है कि अगर एक वक्त में एक बड़ा हैवी स्टेशन है और उसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा ट्रेन अराइव करती हैं, ठीक है ना जी, तो फिर वो एक से ज़्यादा ट्रेन अगर अराइवल है उनका, तो वो फिर मुख्तलिफ पैरेलल ट्रैक्स जो होते हैं उस पर खड़ी हो जाती हैं एज अ क्यू डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ से आके यहाँ लगेगी और यहाँ से निकलेगी। अगर दूसरी इसके पीछे आके लगेगी तो वो इसके पीछे लगेगी, तीसरी इसके पीछे लगेगी, एन क्यू होगा ऐसे।
और निकलेगी क्या, निकलेगी ये वाली पहले इस ट्रैक से, ठीक है ना जी। तो अब ज़रा सा मैं वही सिनेरियो दोबारा ज़रा करता हूँ क्रिएट, और जो है अब आपसे क्यू के ज़िमन में पूछता हूँ कि मिसाल ये अगर आपके पास एक डब्बा है और इंजन है, और इसमें जनाब मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जनाब इस ऑर्डर में मुझे डब्बे चाहिए, और मेरे पास जना 3 क्यूज़ हैं, ठीक है ना जी, लेट से, और ए बी सी, और यहाँ पे वो कराची के पोर्ट पे जो है ना इस तरतीब में लेट से 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी इस 1 3 6 7 8 5 4 2 9 की तरतीब में ये डब्बे असेंबल हुए हैं यहाँ पे कराची की पोर्ट पे। तो अब मुझे जना इसको इस ऑर्डर में, यानी इस ऑर्डर से मुझे ये वाला ऑर्डर बनाना है, ठीक है ना जी, क्योंकि मुझे डब्बे इसी ऑर्डर में लगाने हैं, क्योंकि मुझे जब ये ट्रेन यहाँ से चलेगी तो फिर हर स्टेशन में अपनी अपनी आखिरी जो बोगी होगी वो पहले स्टेशन पे जब ये जो पहुँचेगी उसकी होगी, और जो पहला डब्बा 1 नंबर डब्बा ये इस ट्रेन जो आखिरी स्टेशन होगा उस पर रिलीज़ होगी। तो फिर इससे फ़ायदा ये होगा वही बात कि जो है ना हर स्टेशन पे इस ट्रेन का वक्त ज़ाया नहीं होगा, बस सिर्फ ये होगा वो फ़कत अपना अपना डब्बा वहाँ रिलीज़ करती चली जाएगी। तो अब जनाब यहाँ आप देखें जो है यहाँ अब जब 1 है तो 1 तो चलें जी स्ट्रेट अवे इसमें आ जाएगी, यहाँ पे लग गया जी इंजन के पीछे, ठीक है ना जी, और यहाँ 1 लग गया। अब 3 आया तो 3 तो नहीं ना, 2 को पहले लगना है, तो 3 अब जा रहा है, आप यहाँ पे तो नहीं लगा सकते, तो 3 को आप किसी एक क्यू पे चढ़ा दें, मिसाल इस क्यू पे, ठीक है, क्यू सी पे, सी नंबर क्यू पे, और फिर इसके बाद ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, 6 आया। अब 6 3 के पीछे तो लग सकता है क्यू में, क्योंकि 3 पहले निकलेगा और 6 बाद में, तो कोई मसला नहीं है, और दूसरी क्यू में भी लगा सकते हैं, शुरू में ऑप्शन ओपन होते हैं, तो लिहाजा अगर हम करें कोशिश कि हम यहाँ पे लगा देते हैं, चलें क्यों थोड़ा सा दूसरी क्यूज़ खाली रहें। 7 आया, 7 6 के पीछे भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। 8 आया, वो उसके पीछे लग सकता है, लेकिन 5 अब इनके 8 के पीछे नहीं लगता, तो 5 को मजबूरी है मुझे दूसरी क्यू में डालना पड़ेगा, ठीक है ना जी। और 4 आया, 4 जो है ना इसके पीछे नहीं लग सकता, उसके पीछे भी नहीं लग सकता, तो 4 को मजबूरी है मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। अब 2 आया, तो 2 आया वो उसको मैं स्ट्रेट ले जाऊँगा, तो स्ट्रेट ले जाऊँगा क्योंकि 1 के बाद 2 लग सकता है, तो 2 भी निकल गया। और 9 मैं 8 के पीछे लगा सकता हूँ, लग गया। अब यहाँ से डब्बे सारे आ गए क्यूज़ में, अब यहाँ पे देखें 1 2 हो चुका है, 3 यहाँ से निकलेगा, इधर से आएगा, इसके पीछे लग गया, फिर 4 इस क्यू से निकलेगा, यहाँ से आके यहाँ लग जाएगा, फिर 5 इस क्यू से निकलेगा, यहाँ लग जाएगा, यानी अब ये डी क्यू हो रहे हैं फ्रंट से, ठीक है ना सारे। फिर 6 आके लगेगा यहाँ से, फिर 7 लगेगा, फिर 8, फिर 9, ठीक है ना जी, ऐसे, और ये आपकी वही सीरीज़ बन गई सीक्वेंस में। अब इसमें भी वही मसला हो सकता है कि हो सकता था कि जैसे हमने वहाँ पे फंस गए थे कि तीनों क्यूज़ में से अब वो कहीं नहीं लगता, तो फिर हमने कहा था कि हम फिर उसको क्या करेंगे कि एक क्यू से निकाल के दोबारा उस एक दूसरे ट्रैक के ज़रिए उसको फिर दूसरी क्यू में लगाएंगे, ठीक है ना जी। मतलब अगर अब नया डब्बा आता है, जैसे हमने याद है वो इंटर स्टैक शफलिंग भी की थी, यहाँ से यहाँ ले जाओ और फिर नया आने वाले को यहाँ लगा दो, क्योंकि वो टॉप ऑफ द स्टैक में वो कहीं भी नहीं लगता था। इस तरह एन क्यू जो होगा वो लेट से कहीं भी नहीं हो सकेगा, वो नया आने वाला नंबर जो है ना वो मजबूरी होगी कि फिर आपको इसके फ्रंट से किसी एक से को निकाल के उसको किसी दूसरी क्यू के एंड पे लगा के और उसके बाद उसको निकाल के काम आपको निकालना पड़ेगा। तो ये इस तरह से तो हो सकता है। तो समटाइम्स ये भी हम देखते हैं कि स्टेशंस पे हमें जो है ना इस चीज़ों की ज़रूरत जो है पड़ती है। तो ये जनाब आपने क्यू डाटा स्ट्रक्चर से अब ये मसला हल किया है। इससे पहले जब हमने लेक्चर शुरू किया था उस हमने यही प्रॉब्लम यूजिंग स्टैक किया था। तो जो है स्टैक और क्यू ये सारे जो हैं या दोनों डाटा स्ट्रक्चर जो हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने अपने तरीके से। यानी स्टैक हम देखते हैं कि रियल लाइफ में जो है ना जो बड़े स्टेशंस होते हैं उसमें
ऐसे बंद ट्रैक्स भी होते हैं स्टैक की शक्ल में, जिसके आगे वो एक लकड़ी का थद्दा लगा होता है, ये ट्रैक बंद है। वो उन्होंने इसीलिए रखा होता है कि उसमें वो गैर ज़रूरी बोगियां खड़ी करते हैं, या अगर बोगियों को शफल करने की ज़रूरत हो तो फिर उन स्टैक्स को इस्तेमाल करते हैं। और एक जो हम देखते हैं कि हर मेन प्लेटफॉर्म पे, बड़े स्टेशन पे एक ट्रैक नहीं होता, पैरेलल में एक ट्रैक और होता है, दूसरा भी होता है, तीसरा भी होता है, तो वो सारे एज अ क्यू ट्रीट कर रहे होते हैं। एक एंड से निकल रहे होते हैं ट्रेन्स और एक एंड से ट्रेन्स घुस रही होती हैं, ठीक है ना जी। और बड़े स्टेशन पे में होता है क्योंकि ज़्यादा उसमें एक ही वक्त में दो दो तीन तीन चार चार ट्रेन जो हैं वो अराइव हो रही होती हैं, पहुंच रही होती है, तो ज़ाहिर है उनको फिर निकलना भी होता है अपने अपने टाइम पे जल्दी। तो अगर वो सारी एक ही ट्रैक में एक दूसरे के पीछे खड़ी हो जाएं, तो फिर अगर ये वाली ट्रेन मिसाल 4 नंबर ट्रेन तैयार है पहले चलने के लिए, लेकिन अब जब तक अगली 2-3 नहीं चलेंगी तो उसका वक्त ज़ाया होगा, तो लिहाजा वो फिर क्या करते हैं कि इसके लिए पैरेलल ट्रैक्स बनाते हैं। तो पैरेलल ट्रैक से भी हमारा जो है ना ये जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, ट्रेन रीअरेंजिंग जो रेल रोड कार्स हैं का जो प्रॉब्लम है, इससे एफिशिएंट हो जाता है यूजिंग दीज 3 स्टैक्स एज वेल एज दीज क्यूज। तो ये थोड़ा सा आपको कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो है ना वो बतानी थी, कि जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये डाटा स्ट्रक्चर वैसे ही हम नहीं पढ़ते, ये काफ़ी हद तक जो है ना हमारी रियल लाइफ में ये यूज़ हो रही होती हैं। बैक एंड पे जितने भी हमारे जो अच्छे सॉफ्टवेयर्स या सिमुलेटर्स लिखे जाते हैं, तो उसमें ये जो रियल लाइफ के डाटा स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं वो बैक एंड पे उन्होंने उसके पीछे उसको इम्प्लीमेंट किया होता है। तो इसलिए ये चीज़ें हमें सीखनी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है बाद कैफ हमें इन चीज़ों की आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका जो है ना जो था क्यू डाटा स्ट्रक्चर था। स्टैक की मिसाल हम कर चुके, और क्यू में भी हम जो है ना दोनों इम्प्लीमेंटेशन जो है मैंने आपको करवा दी हैं, जो एन क्यू और डी क्यू की, और साथ ही साथ फिर उसकी जो है ना कुछ ये जो एप्लीकेशन है रियल लाइफ में जो कैसे होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे इस क्लास का टाइम अभी चूँकि ख़त्म हो रहा है, तो इस क्लास को मैं यहाँ रोकता हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको जो क्यू की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे है इंशाल्लाह वो शुरू कराऊँगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।